दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अक्सा की आवाज़ 2 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी है अपने जीवन के साथ समझौता नहीं। आज रामकिशन जी की आंखों से नींद कोसों दूर थीं। उनके दिमाग में रह रह कर बेटे की बातें घूम रही थीं। माँ, अब थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा आपको। वैसे भी साक्षी अपना घर अपने मम्मी पापा को छोड़ कर आई है। आपको तो समझना चाहिए ना माँ, उसे थोड़ा समय तो लगेगा ही नए घर में, और फिर आप सास हैं उसकी। आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। पापा समझाएंगे ना माँ को कि एडजस्ट कर लें। आखिर कोई गैर नहीं है, हम आपके ही तो बेटे बहू हैं। रामकिशन जी के कानों में गूंजते अपने बेटे आर्यन के ये शब्द उन्हें सोने नहीं दे रहे थे। रात की खामोशी में आर्यन के शब्द जैसे उनके मन में भूचाल सा ले आए थे। पास ही सुधा जी गहरी नींद में सोई थी। एक नज़र सुधा जी पर डाल रामकिशन जी उठकर बालकनी में आ गए। समझौता कितना सरल और छोटा सा शब्द है, लेकिन उतनी ही कठिन हो जाती है समझौता करने वाली की जिंदगी। एक बार जिसने समझौता कर लिया, क्यों हर बार उसी से समझौते की उम्मीद की जाती है? क्यों उसी को फिर बार बार समझौता करने को कहा जाता है? पहले माँ, फिर भाई और अब बेटा, सबकी उम्मीदें सिर्फ सुधा से रहीं कि वो समझौता करे। लेकिन क्या किसी ने सुधा के लिए समझौता किया? दिमाग में बार बार उठते इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए रामकिशन जी का मन उन्हें अतीत की गहराइयों में ले जाने को व्याकुल हो रहा था। नई बहू के आने से घर में चहल पहल थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में रत्नों की बहार आ गई हो। लाल सुर्ख जोड़े में नवजीवन के ले हजारों सपने सजाए आज सुधा अपने पति रामकिशन जी के साथ अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी थीं। नंदे, रिश्ते की भाभियां ने हंसी मजाक करती गीत गाती हुई नौवर वधू को गृह प्रवेश करवाया। मंदिर में छोटी सी पूजा के बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर दी। सभी घर में बहुत खुश थे। सरकारी कर्मचारी रामकिशन जी तो जैसे आज फूले नहीं समा रहे थे। पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे घर, लेकिन इन सब के बीच सुधा को उसकी सास कहीं नजर नहीं आ रही थी। हो सकता है व्यस्त होंगी, मन ही मन सुधा ने सोच लिया। सुधा को ससुराल आए 4-5 दिन बीत चुके थे, लेकिन इस बीच एक बार भी सुधा की सास के साथ उसकी कोई बात नहीं हुई थी। दिन के 1-2 बार वो कमरे में आती और 2 मिनट रुक कर चली जाती। चेहरे पर ना कोई हंसी, ना नई बहू घर लाने का उत्साह। यूं लगता जैसे सुधा उन्हें पसंद ही ना हो। समय के साथ साथ सुधा की शंका सच साबित हुई थी। कमाऊ बेटा अब कहीं पत्नी की मुट्ठी में ना आ जाए। ये भय सुधा की सास के कट व्यवहार का कारण था। 1 महीना दोनों का हंसी खुशी बीत गया। रामकिशन जी की छुट्टियां खत्म होने को आई थीं। वो चाह रहे थे कि सुधा भी उनके साथ चले तो अच्छा रहेगा। जब उन्होंने पत्नी सुधा को ये बात बताई तो पहले तो सुधा बहुत खुश हुई, लेकिन बाद में हृदय में पत्थर रख कर बोली, मेरा जाना शायद माँ जी को अच्छा ना लगे, वैसे भी मेरी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। रामकिशन जी हंसते हुए बोले, अच्छा, सबकी तुम्हें इतनी चिंता है और मेरी नहीं? मैं माँ से बात करूँगा, वो ज़रूर मान जाएंगी। कहकर रामकिशन जी आदतन किताब पढ़ने लगे। सुबह जब माँ बिमला जी पूजा करके
पूजा घर से बाहर आई तो रामकिशन जी ने अपनी बात उनके समक्ष रखी। माँ, मैं सोच रहा था कि अगर सुधा मेरे साथ चलती तो मुझे वहाँ खाने की दिक्कत नहीं होगी। रोज रोज कैंटीन का खाना खाना पड़ता है। किशन जी का इतना कहना था कि माँ भड़क उठी। मैं भी धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हूँ, मुझसे अब घर के काम नहीं होते और तेरी बहन की और तेरे भाई की पढ़ाई है, उनसे तो किसी काम की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपनी पत्नी को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। मैं क्या बोल सकती हूँ? बिमला जी की कड़वाहट भरे शब्दों के जरिए बाहर आई तो रामकिशन जी कुछ बोल ना पाए। रामकिशन जी के लिए ये अनुभव नया था, लेकिन सुधा जी के लिए नया नहीं था। शायद उन्हें माँ जी से यही जवाब की आशा थी। बिमला जी बड़बड़ाते हुए किचन में चली गईं। सुधा जी भी किचन के कामों में हाथ बटाने लगी तो बिमला जी व्यंग कसते हुए बोली, रहने दो बहू, मैं कर लूंगी। तुम नहीं होगी तो हम भूखे थोड़ी ना मर जाएंगे। जाओ तुम दोनों शहर जाओ, हम रह लेंगे यहाँ। माँ जी, मैं तो चुप हो जाऊं बहू, अब इसके बाद एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। मैं अपने पल्लू से बांध कर रखना मेरे बेटे को। यहाँ बहन की शादी, भाई की पढ़ाई सब तेरे ससुर जी और मैं देख लेंगे। बाहर रामकिशन जी सब सुन रहे थे और सोचने लगे, मेरे रहते माँ बाबूजी के कंधे पे इतनी जिम्मेदारी नहीं डाल सकता मैं, और कुछ ना सही सुधा के रहने से कम तो वो अपना बुढ़ापा तो अच्छे से काट लेंगे। माँ, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आप इतनी टेंशन मत लो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रामकिशन जी किचन में आकर बोलते हैं, ना ना बेटा, तू सुधा को लेकर शहर चला जा। तेरी बहन और मैं मिलकर घर के काम कर लिया करेंगे। हाँ, उसकी पढ़ाई में कुछ व्यवधान आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। क्या बहू की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ननद को पढ़ने दे, आगे चलकर शादी तय होगी, उसकी कितनी तैयारी करनी होती है। हमारा भी तो मन था कि बहू आएगी तो 2 कप चाय बैठ कर पियेंगे। सुधा किचन में खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। रात को रसोई को समेट जब सुधा जी कमरे में आई तो देखा रामकिशन जी भाव शून्य हो एकटक कमरे की छत को निहार रहे थे। सुधा जी के आने की आहट सुन पालती मार बैठ गए। उनके गले में जैसे शब्द अटक गए हों, गला जैसे सूख गया हो। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, देखो सुधा माँ, पिताजी ने बहुत कष्टों को सहकर हम तीनों भाई बहन को पाला है। मैं नहीं चाहता इस उम्र में उन्हें कोई दुख या परेशानी हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि समझौता कर लो और जैसे माँ कहे वैसा ही करूं। आखिर इस घर की बड़ी बहू हो तुम। आगे जब समय अनुकूल हुआ तो मैं तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। जितनी आसानी से रामकिशन जी ये बात सुधा को कह दी, उतनी ही मन से सुधा ने मान भी लिया और समझौता कर लिया। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद सुधा सबकी खातिरदारी में लग गई। अब घर में बिमला जी का ही डंका बजता था। हर महीने रामकिशन जी घर आते और अपनी तनख्वाह अपनी माँ के हाथों में देते और घर की हर चीज उनकी माँ के अनुसार ही होती। एक पत्नी के सारे अधिकार छोड़ सुधा ने समझौते की जिंदगी स्वीकार कर ली थी।
अब रामकिशन जी की माँ बहुत खुश थी, क्योंकि उनका कमाऊ बेटा उनकी मुट्ठी में था और बहू उनके अनुसार चलती थी। लेकिन सुधा कुछ उदास थी, जिसे भली भांति समझकर भी रामकिशन जी चुप रह गए। जीवन के दोनों मोर्चों पे दोनों पति पत्नी एक वीर सिपाही की तरह खड़े थे। घर के बाहर रामकिशन जी और घर पे सुधा ने मजबूती से खुद को संभाले रखा। इस बीच भगवान ने दो प्यारे बच्चे उनकी झोली में डाल दिए। ननद की शादी भी तय हो गई। पूरी शादी की तैयारी को एक टांग में खड़े होकर सुधा करती रही। कुछ समय बीता और देवर की शादी भी तय हो गई। बिमला जी के तो जैसे पांव ही जमीन पे नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि छोटी बहू बहुत अमीर खानदान से थी। खूब दान दहेज के साथ देवर की शादी हो गई। देवरानी अपने दहेज के सामान का बहुत रौब दिखा दी। उसके दहेज के पलंग या सोफे पर अगर सुधा जी के बच्चे बैठ जाएं तो नाराज हो जाती और घर में कलेश करने लगती। घर में काम तो बढ़ गया था, लेकिन हाथ अभी भी दो ही थे और वो थे सुधा के। देवरानी किसी काम में सहायता नहीं करती। उसका समय बस बाहर पार्टी और पार्लर में निकलता। लेकिन बिमला जी कभी छोटी बहू को कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो दहेज में सुधा से दुगने पैसे जो लाई थी। ऊपर से उसके पिता सरकारी ऑफिसर, बड़ा भाई वकील, दूसरा बैंक में पीओ, सभी ऊंचे ओहदे पर। घर आते तो खूब सामान लेकर आते, जिसको देख बिमला जी की बाहें खिल जाती। इसी समय में छोटी बहू सबको जवाब भी खूब देती, लेकिन किसी की मजाल क्या कि उसको कोई कुछ कह दे। दूसरी तरफ बेचारी सुधा गरीब परिवार से थी। पिता की छोटी सी परचून की दुकान और एक छोटा भाई, वो भी मानसिक रूप से विकृत। इस वजह से सुधा को हमेशा ताने ही सुनने को मिले। लेकिन रामकिशन जी के सहारे वो बिमला जी की कड़वी बातों को शहद की तरह घोल कर पीती रही। जब एक दिन सुधा से रहा नहीं गया तो रामकिशन जी से बोली, सुनिए जरा, देवर जी को कहिए कि देवरानी जी को समझाएं। अब कितने दिन नई बहू बन कर रहेगी, थोड़ा घर के काम काज में हाथ बटा दिया करें। सुधा की बात रामकिशन जी ने इस बात की चर्चा क्या कि छोटा भाई और उसकी पत्नी ने घर में कोहराम मचा दिया। बात घर के बंटवारे तक आ गई। जाने दो सुधा, जैसे आज तक काम किया वैसे आगे भी कर लेना। चाहो तो कोई काम वाली रख लो। घर का बंटवारा किसी दृष्टि से उचित नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे? आखिर कोई गैर नहीं, अपने ही दोनों अपने पति की बात मान। इस बार भी सुधा के हिस्से समझौता ही आया था। सीधी सरल पत्नी को हर बार समझौता कर लेने को कहना रामकिशन जी को अच्छा तो नहीं लगता था। लेकिन कभी घर परिवार तो कभी आर्थिक परिस्थितियों से मजबूर हो उन्हें ये कदम उठाना पड़ जाता था। दोनों बच्चे आर्यन और खुशी बड़े हो रहे थे। कभी स्कूल फीस तो कभी किताबें। हर बार अपने पति की मजबूरी समझ सुधा को ही अपने खर्चों में कटौती कर समझौता करना पड़ता था। सुधा ने पति की कमाई पर कभी अधिकार नहीं जताया। समय के साथ माँ जी नहीं रही और छोटा भाई विदेश बस गया। अब सुधा
सुख सुधा के हिस्से में आए थे। समय पर खुशी की शादी भी अच्छे खानदान में कर दी। आर्यन की जैसी ही नौकरी लगी तो उसने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी की इच्छा जता दी। बड़ी धूमधाम से आर्यन की शादी हुई। नई दुल्हन साक्षी आधुनिक विचारों की लड़की थी। दिन चढ़े तक सोना, आधुनिक कपड़ों में घूमना और अगर सुधा टोक दे तो नाराज हो उल्टा जवाब देना। सुधा ने साक्षी को टोका तो साक्षी को समझाने की बजाय आर्यन ने अपनी माँ को ही सुना दिया। बेटा इतनी जल्दी बदल जाएगा ये रामकिशन जी ने नहीं सोचा था। लेकिन सही भी था। आर्यन कम से कम अपनी पत्नी के लिए आवाज तो उठा रहा था। उन्होंने क्या किया था? आज तक सुधा को सिर्फ और सिर्फ समझौता करने को ही कहा, लेकिन अब और नहीं। मेरी पत्नी अब कोई समझौता नहीं करेगी। एक नए दिन के साथ एक फैसला ले चुके थे रामकिशन जी। मन का बोझ अब हल्का हो चुका था। सुबह का समय और सर्दी अपने चरम पर थी। रामकिशन जी ने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। बूंदें बरस रही थीं। दिलों की उदासी मौसम पर छाई थी और मौसम की उदासी दिलों पर। रामकिशन जी ने शॉल को अपने कंधों पर कसकर लपेट लिया और सोचने लगे, रिश्तों को बचाने के लिए क्यों हर बार समझौते करने पड़ते हैं? क्या रिश्ते कभी भी सिर्फ और सिर्फ प्यार के ही सहारे नहीं चल सकते? उन्होंने एक गहरी लंबी सांस ली और लॉन में टहलने लगे कि तभी सुधा जी की आवाज उनके कानों पर पड़ी। ये क्या, इतनी सुबह खुले में टहल रहे हैं? अपनी उम्र का तो सोचिए। ठंड लग गई तो आज धूप भी नहीं है। चलिए अंदर, मैं चाय बना रही हूँ, पी लीजिए। सुधा जी मीठी डांट सुन रामकिशन जी मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। आर्यन भी तब तक नीचे आ चुका था। बेटा आर्यन, कल तुम्हारी बातों पर गौर किया। तुमने सही कहा था, साक्षी बहू है हमारी, थोड़ा समय तो देना ही चाहिए एडजस्ट करने के लिए। तो ऐसा करो, जो फ्लैट तुम्हें कंपनी से मिल रहा है तुम दोनों वहां शिफ्ट हो जाओ। साक्षी को भी समय मिल जाएगा। पास रहने से अच्छा है दूर रहकर रिश्ते निभाए जाएं। ऐसे मनमुटाव में रहकर रिश्ते खराब हो ही जाते हैं और कुछ नहीं। लेकिन पापा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे फ्लैट में शिफ्ट होने को कह रहे हैं? और फिर माँ को तो मैंने बचपन से एडजस्ट करते देखा है, कभी दादी तो कभी चाची के साथ, तो अब साक्षी के साथ क्या समस्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। तुम्हारी माँ ने सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट ही तो किया है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि आखिर कब तक तुम्हारी माँ एडजस्ट करती रहेंगी? उसकी भी भावनाएं हैं, उसका भी आत्मसम्मान है। देर से ही सही, लेकिन मेरी आंखें अब खुल चुकी हैं और आर्यन जैसे तुम अपनी पत्नी का सोच रहे हो वैसे ही मैं भी अपनी पत्नी का सोच रहा हूँ। मानता हूँ देर हो गई मुझसे, तुम्हारी दादी और चाची के लिए मैंने ही मजबूर किया था तुम्हारी माँ को, लेकिन अब और नहीं। मेरी पत्नी अब कोई समझौता नहीं करेगी। उम्र के इस पड़ाव पर अब मेरी पत्नी स्वाभिमान के साथ रहेगी, ना कि समझौता करके। अपने पापा की दो टूक बात सुनकर आर्यन चुप रह गया। वहीं रसोई से बाप बेटी की बातें सुनती सुधा जी के आंखों के कोर भीग गए। आज सही मायने में किशन जी ने
पति का धर्म निभाया था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।